औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर नंबर 2 एनर्जी एनर्जी ट्रांसफ़र एंड जनरल एनर्जी एनालिसिस। अभी हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल से। फ्रॉम एफएससी लेवल हम जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। एक एग्जांपल हम लेते हैं। हमने क्या किया है, एक हमारे पास सील्ड रूम है। यहाँ पर इसके अंदर हमने एक फ्रिज रख दी है। अब सील्ड रूम का क्या मतलब है, बाहर से ना हीट इसके अंदर एंटर कर सकती है, ना हीट अंदर से बाहर लीव कर सकती है। इसके अंदर अब हमने एक फ्रिज रख दी है। ओनली थिंग दैट कैन एंटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, वो एक हमने आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वायर इंसर्ट की हुई है फ्रॉम आउटर साइड टू द इनर साइड, जो कि आपकी फ्रिज को जो है वो ड्राइव कर रही है। फ्रिज का डोर जो है वो ओपन है। अभी हमने फ्रिज को ऑन कर दिया। व्हाट विल हैपन टू द टेम्परेचर ऑफ द रूम का टेम्परेचर उसके साथ क्या होगा। यहाँ पे मल्टीपल सजेशंस आ सकती हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल, पहला स्कूल ऑफ थॉट ये कहेगा क्योंकि फ्रिज कूलिंग पैदा कर रही है, इसीलिए ओवरऑल जो आपका टेम्परेचर है वो डिक्रीज होगा। सेकंड स्कूल ऑफ थॉट ये कहेगा कि क्योंकि आपकी जो फ्रिज है उसकी बैक साइड पे हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट जो है वो ज़्यादा है आपकी कूलिंग से, आपके जो रूम है उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। जो लास्ट स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहेगा कि आपकी जो हीट है वो इक्वल है आपकी कूलिंग के, इसी वजह से आपका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर हम इसको देखें फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, उससे अगर हम इसका आंसर जो है वो सर्च करने की ट्राई करें, हमें कुछ इस किस्म का आंसर मिलेगा। आउटर साइड से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सिस्टम के अंदर इन कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपकी जो इनर साइड है उसमें एनर्जी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड जो है वो एंटर कर रही है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में, जो कि थर्मल एनर्जी है। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी आपके रूम के अंदर एंटर हो रही है, जो कि एक आपकी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। फ्रॉम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑफ एनर्जी we can say that the temperature of the room will increase. अगर आप इसी फ्रिज को रिप्लेस कर दें आपके इसके साथ, फैन के साथ, उस वक्त भी आपका सिनेरियो जो है वो कुछ इसी किस्म का होगा। अभी इसके अंदर हमने क्या चीज़ें डिस्कस की, हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एंटर किया, वो कन्वर्ट हुई थर्मल एनर्जी में। आपकी जो रूम का टेम्परेचर है वो इंक्रीज हुआ, रूम का जो थर्मल एनर्जी कंटेंट है उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुई। इन चीज़ों को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हमें फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का पता होना चाहिए। एनर्जी की कौन कौन सी फॉर्म्स जो हैं वो आपकी एग्जिस्ट करती हैं। अभी हम देखते हैं। सबसे पहले जितनी भी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज हैं, जैसा कि थर्मल, काइनेटिक, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, या और भी जितनी टाइप्स हैं, उन सब के सम को हम कहते हैं टोटल एनर्जी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई के साथ। अगर हमें टोटल एनर्जी पर यूनिट मास चाहिए, हम क्या करेंगे, आपकी टोटल एनर्जी कैपिटल ई
उसको डिवाइड कर देंगे आपकी मैस के साथ, सिस्टम का जो मैस है उसके साथ उसको हम डिवाइड कर देंगे। सो ये जो आपके पास क्वांटिटी आ जाएगी इसको हम कहेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट मैस। सो इसका यूनिट क्या होगा? एनर्जी का यूनिट जाउल होता है। सो अगर बिगर फॉर्म ऑफ एनर्जी है तो उसको हम किलो जाउल कहेंगे। ओवर आपका जो मैस का यूनिट है वो केजी की फॉर्म में है। सो नेक्स्ट वी हैव द मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जीज। अभी जो हमने टोटल एनर्जी को डिस्कस किया, इसमें आपकी जो कुछ टाइप्स हैं वो मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं और जो कुछ टाइप्स हैं वो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। अब सबसे पहले हम इसका डिफरेंस जो है वो स्टडी करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, मैक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस है और माइक्रोस्कोपिक में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले वो फॉर्म ऑफ एनर्जीज जो कि किसी बिगर रेफरेंस पे डिपेंड कर रही हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपकी मोशन पर डिपेंड कर रही है। आउटर साइड पे अगर उसकी कुछ सर्टेन स्पीड है, कुछ वो मूव कर रहा है बिगर वेलोसिटी के साथ, सो हम कहेंगे कि इसके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। इसी तरीके से अगर वो एक सर्टेन रेफरेंस के साथ हाइट के ऊपर है, फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो अर्थ को रेफरेंस लें और इससे एक पत्थर को 100 मीटर की हाइट पे ले जाएं, सो हमने क्या किया, हमने एक बिगर ऑब्जेक्ट जो कि हमारे पास अर्थ है उसके रेफरेंस लिया, वहां से हमने पत्थर को, स्टोन को 100 मीटर की हाइट पे ले गए। तो अब इस स्टोन के पास कौन सी एनर्जी होगी? इस स्टोन के पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो ये जो आपकी बिगर फॉर्म ऑफ एनर्जीज है जिसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्लूडेड है, इसको हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट वी हैव द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म। सो आपका जो सिस्टम है या कुछ जो है आपका ऑब्जेक्ट है उसका कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होता है जो कि आपकी माइक्रो की फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल एक आपकी गैस सिलेंडर है, उसके अंदर हमने गैस जो है वो एनक्लोज की हुई है। आपके जो गैस हैं उनकी जो मॉलिक्यूल्स की मोशन है, सो उसकी वजह से जो आपकी एनर्जी है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो ऑल दी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज, उनका जो सम है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू के साथ। सो अभी हमने ऊपर देखा था कि टोटल एनर्जी किसके इक्वल है? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज। सो अब ऑल द एनर्जीज में कौन कौन सी एनर्जीज आती हैं? नंबर 1 मैक्रोस्कोपिक, जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, और माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज का सम क्या है? दैट इज इंटरनल एनर्जी। सो टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो अभी आपने एफएससी लेवल में ये स्टडी किया था कि जो आपका काइनेटिक एनर्जी है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? उसको हम हाफ mv² से डिनोट करते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिनोट करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी को हम mgh। सो ये आपके पास m जो है वो मैस है, g आपका ग्रेविटी है और जो आपका z है ये हाइट है आपके रेफरेंस पॉइंट से। फॉर एग्जांपल आप अर्थ को रेफरेंस लेते हैं, सो अर्थ से उसकी हाइट, उसको जो आप मल्टीप्लाई करेंगे आपकी g के साथ और मैस के साथ, सो ये उसकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो mgh भी हो सकता है, mgz भी हो सकता है। अगर आप हाइट को h से डिनोट करते हैं सो वो h हो जाएगा, अगर z से डिनोट करते हैं तो वो z हो जाएगा। सो आपके पास टोटल एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? E इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू u प्लस काइनेटिक एनर्जी को हमने डिनोट किया हाफ mv²। m आपका मैस है, v वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है, प्लस mgz मैस इंटू ग्रेविटी इंटू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो ये तो आपकी टोटल एनर्जी। अगर हमें चाहिए टोटल एनर्जी पर यूनिट मैस, सो हम क्या करेंगे?
हम पूरी इक्वेशन को मास के साथ डिवाइड कर देंगे। सो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास को हम डिनोट करते हैं स्मॉल ई के साथ, इज इक्वल टू, इसी तरीके से इंटरनल एनर्जी पर यूनिट मास को हम स्मॉल यू के साथ डिनोट करते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो हाफ एम वी स्क्वायर को जब आप डिवाइड करेंगे मास के साथ, सो आपका जो मास है वो यहाँ साथ कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से एम जी जी को जब आप डिवाइड करेंगे मास के साथ तो यह प्लस जी इंटू जी आ जाएगा। नाउ कंसीडर दिस सिस्टम, जो कि आपके पास ये एक पाइप है जिसमें आपके पास जो है वो कुछ फ्लूइड जो है वो फ्लो कर रहा है। इसका सर्टेन क्रॉस सेक्शनल एरिया है। सो एरिया को आप किससे डिनोट करते हैं? पाई डी स्क्वायर बाय 4। जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ से वाटर फ्लो कर रहा है, सो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? वी एवरेज। अब यहाँ पे जो आपका फ्लूइड फ्लो कर रहा है उसके दो फ्लो रेट हो सकते हैं। नंबर 1 वॉल्यूम फ्लो रेट, नंबर 2 मास फ्लो रेट। अब वॉल्यूम फ्लो रेट क्या होता है? ये जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इससे 1 सेकंड के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड जो है वो पास कर सकता है, इसको हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। सो इसको हम किस तरीके से नोट करते हैं? जब आप इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो ये जो हमारे पास क्वांटिटी आती है इसको हम कहते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं? वी डॉट के साथ इसको हम डिनोट करते हैं। मास फ्लो रेट क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे 1 सेकंड में कितना मास ऑफ फ्लूइड या वाटर पास करता है उसको हम कहते हैं मास फ्लो रेट। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? एम डॉट के साथ। अब एम डॉट जो कि मास फ्लो रेट है किसके इक्वल है? ये इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम फ्लो रेट। अब वॉल्यूम फ्लो रेट हमने डिस्कस किया, किसके इंपॉर्टेंट इक्वल है? AC इंटू वी एवरेज। सो आपके पास मास फ्लो रेट किसके इक्वल आ जाएगा? डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। जिस तरीके से आपका मास फ्लो रेट है, इसी तरीके से आपका एनर्जी फ्लो रेट है। सो एनर्जी फ्लो रेट किसके इक्वल आ जाएगा? एनर्जी फ्लो रेट इक्वल होगा मास फ्लो रेट के इनटू आपकी जो टोटल एनर्जी पर यूनिट मास है। सो ये स्मॉल ई की वैल्यू ये आपके पास ऊपर दी हुई है, u प्लस वी स्क्वायर बाय 2 प्लस जी इंटू जी। सो मैकेनिकल एनर्जी, हमारे पास डिफरेंट जो है वो मशीन्स अवेलेबल है जहाँ से हम जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में जो है वो कन्वर्ट करते हैं। सो आपके पास जो है वो डिफरेंट आपके पास जो है वो व्हीकल्स हैं जहाँ से हम फ्यूल डालते हैं तो हमारे पास जो है वो मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी आती है। आपके पास मोटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप उसको देते हैं, सो आपके पास जो है वो मैकेनिकल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ टॉर्क या रोटेशन आती है। सो अब ये मैकेनिकल एनर्जी एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, सो इसकी भी मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है। वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू पी बाय रो। पी जो है उसका प्रेशर है, रो उसका जो है वो डेंसिटी है। सो पी बाय रो ये आपकी फ्लो एनर्जी आ जाएगी, प्लस वी स्क्वायर बाय 2 ये आपकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगा, प्लस जी इंटू जी ये आपका पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास आ जाएगा। ओके, मैकेनिकल एनर्जी का फ्लो रेट किसके इक्वल है? सो फ्लो रेट जब भी आएगा उसमें आपको उसको डॉट से शो करते हैं। आप उस क्वांटिटी के ऊपर डॉट लगाते हैं। मैकेनिकल एनर्जी को हमने ई मैक्स से शो किया, फ्लो रेट को किससे शो किया? डॉट के साथ। सो ये आपके पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? एम डॉट इंटू ई मैक। सो एम डॉट इंटू ई मैक आपका ऊपर से आ जाएगा। सो अभी आपके पास चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी किया है। एक 1 पॉइंट पे मैकेनिकल एनर्जी कुछ और थी, इंक्रीज होके 2 पॉइंट पे ज्यादा हो गई। सो इसमें चेंज कितनी आई? सो चेंज आपके पास आएगी, आपके पास प्रेशर एट पॉइंट 2 माइनस प्रेशर एट पॉइंट 1 ओवर रो प्लस वेलोसिटी एट पॉइंट 2 उसका स्क्वायर माइनस वेलोसिटी एट पॉइंट 1 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस जी इंटू z2 हाइट एट पॉइंट 2 माइनस हाइट एट पॉइंट 1। सो आपके जो मैकेनिकल एनर्जी का फ्लो रेट है उसमें कितनी चेंज आएगी? दैट इज इक्वल टू डेल्टा ई डॉट मैक इज इक्वल टू एम डॉट इंटू डेल्टा स्मॉल ई मैक।
सो एम डॉट जो कि आपका वॉल्यूम फ्लो रेट है, डेल्टा ई मैक जो कि आपने ऊपर कैलकुलेट की है P2 माइनस P1 ओवर रो, प्लस काइनेटिक एनर्जी चेंज प्लस पोटेंशियल एनर्जी चेंज। सो अभी तक हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को डिस्कस किया। सो यहाँ पे देखें, ये कि हमारे पास क्लोज सिस्टम है जिसकी एक सर्टेन बाउंड्री है। सो हमने डिस्कस किया था कि क्लोज सिस्टम का मैस कांस्टेंट होता है। सो अब इसका मैस तो कांस्टेंट है, फ्रॉम आउटर टू इनर मैस फ्लो नहीं कर सकता। इसी तरीके से जो मैस आपके सिस्टम के इनसाइड के ऊपर मैस है वो भी आउटर साइड में फ्लो नहीं कर सकता। सो क्या चीज है जो कि हम सिस्टम के अंदर एंटर कर सकते हैं या वहां से एग्जिट कर सकते हैं? सो हम एनर्जी फ्लो कर सकते हैं। इस सिस्टम की एनर्जी हम इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैस कांस्टेंट रहेगा फॉर ऑल द केसेस। अब एनर्जी हम किस तरह जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, इसके हमारे पास दो मेथड्स हैं। नंबर वन, हम हीट के थ्रू इसको जो है वो इसकी एनर्जी इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। अगर आप हीट इसके अंदर ऐड करेंगे सिस्टम की एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसके अंदर हम हीट रिमूव करेंगे तो सिस्टम की एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरीके से अगर हम इसके ऊपर वर्क परफॉर्म करेंगे तो इसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर सिस्टम आपके एनवायरनमेंट के ऊपर वर्क परफॉर्म करेगा तो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो अभी हम देखते हैं कि आपकी जो सिस्टम है उसमें एनर्जी ट्रांसफर किस तरह होता है हीट के थ्रू। तो सबसे पहले हम देखते हैं हीट क्या होती है। सो हीट क्या है? हीट इज डिफाइंड एज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? आपकी एनर्जी की एक फॉर्म है। जिस तरीके से हमने प्रीवियस केसेस में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज को डिस्कस किया, हमने देखा मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। सो ये सारी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज थी। सो इसी तरीके से हीट जो है वो आपकी एनर्जी की एक फॉर्म है, एक एनर्जी की आपकी एक फॉर्म है। सो दो सिस्टम है आपके पास, एक आपका सिस्टम है और एक सराउंडिंग है। अब ये हीट जो है वो ट्रांसफर कब होती है? ये फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर सिस्टम ट्रांसफर कब होती है? जब उनके दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। एक आपका जो है वो सिस्टम हाई टेम्परेचर पे होगा, दूसरा लो टेम्परेचर पे होगा। सो उस वक्त उस सिस्टम से जो कि हाई टेम्परेचर पे है, लो टेम्परेचर वाले सिस्टम में एनर्जी जो ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं हीट। सो इसको हम इस एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। ये आपके पास 3 जो है वो आपके पास टिन पैक पड़े हुए हैं आपके पास जो है वो कोक के। सो इसके अंदर हमने कोक फिल की हुई है इन टिन पैक्स के अंदर। सो अब फर्स्ट जो है वो उसका टेम्परेचर 25 है, सेकंड का 15 है, थर्ड का 5 है। अब एक सर्टेन आपके पास रूम का टेम्परेचर है 25। अब यहां पे आपके पास दो सिस्टम हो गए। एक आपके पास रूम का सिस्टम है, सेकंड आपके पास ये सिस्टम है टिन पैक का। सो अब फर्स्ट केस में टिन पैक का टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड है। अब क्योंकि ये इक्वल है रूम टेम्परेचर के, सो आपके पास कोई हीट जो है वो ट्रांसफर नहीं होगी। सेकंड केस के अंदर आपके जो रूम का टेम्परेचर है 25 है, टिन पैक का टेम्परेचर जो है वो 15 है। सो टेम्परेचर डिफरेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। सो इस वजह से आपकी आउटर सराउंडिंग से हीट एंटर होगी आपके टिन पैक के अंदर। जो आपका लास्ट केस है, इसमें टिन पैक का टेम्परेचर हमने और डिक्रीज कर दिया। अब टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा हो गया, सो ज्यादा हीट जो है वो आपकी मूव करेगी फ्रॉम योर रूम टू द टिन पैक। सो इस तरीके से हमने ये देखा कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो आपकी ड्राइविंग फोर्स है हीट ट्रांसफर बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जितना हीट ट्रांसफर जो है वो जितना टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ज्यादा रेट ऑफ हीट ट्रांसफर जो है वो अचीव होगा। सो इसी तरीके से हम देखते हैं कि आपका जो है वो बॉडी का सर्टेन टेम्परेचर है, सर्टेन जो है वो उसकी हीट है। सो अगर आपको फीवर होता है
तो हीट ज़्यादा हो जाती है। अगर आपके पास जो है वो आपका जो स्टूडेंट है या एक ह्यूमन है वो नॉर्मल है, तो उसकी हीट जो है वो निग्लिजिबल होती है। नेक्स्ट वी हैव दी एडियाबैटिक प्रोसेसेस। सो ऐसे प्रोसेस जिनमें आपका किसी किस्म का हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं होता, उन प्रोसेसेस को हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल ये आपका सिस्टम है, सो इसका जो बाउंड्री है वो इंसुलेटेड है। सो अब इस सिस्टम के इंटरनल में जो कुछ मर्जी हो, इनर से हीट बाहर नहीं जा सकती, बाहर से इनर साइड पे हीट नहीं एंटर हो सकती। सो इस सिस्टम को जिसके अंदर किसी किस्म का हीट ट्रांसफर इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक प्रोसेसेस। सो ये आपके पास जो है वो पोटैटो है, पोटैटो को हमने बॉईल किया हुआ है। अब इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, सराउंडिंग का कम है। अब पोटैटो से आपकी जो हीट है वो ट्रांसफर होगी आपकी सराउंडिंग की तरफ। सो अब ये जो हीट ट्रांसफर हो रही है, इसका जो है वो सर्टेन रेट होता है। जिस तरीके से हमने देखा आपका जो है वो वॉल्यूम फ्लो रेट को हमने देखा, फिर हमने मैस फ्लो रेट को देखा, फिर हमने आपकी जो है वो एनर्जी फ्लो रेट को देखा। इसी तरीके से आपका जो हीट फ्लो कर रही है, सो इसका हीट फ्लो रेट भी होगा। सो हीट फ्लो रेट क्या होता है? हीट फ्लो रेट एक सेकंड के अंदर कितनी अमाउंट ऑफ हीट जो है वो फ्लो की है फ्रॉम दिस पोटैटो टू द आउटर सराउंडिंग। सो इसको हम कहते हैं हीट ट्रांसफर रेट। सो हीट को हम डिनोट करते हैं Q के साथ, हीट ट्रांसफर को हम Q के साथ डिनोट करते हैं। सो अब हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा? इसको हम डिनोट करते हैं Q डॉट के साथ। सो हीट ट्रांसफर रेट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम। सो Q इज इक्वल टू, Q क्या है आपके पास? टोटल हीट ट्रांसफर्ड। सो जब आप हीट ट्रांसफर को मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम के साथ, सो ये आपके पास आ जाएगी टोटल हीट ट्रांसफर इन टाइम dt। सो आपके पास टोटल हीट ट्रांसफर किसके इक्वल आ जाएगी? आपके पास रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इनटू टोटल टाइम इंटरवल। सो अब आपके पास हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास किसके इक्वल है? टोटल हीट जो कि ट्रांसफर हुई, उसको जब आप डिवाइड करेंगे उसके मास के साथ, तो ये आपके पास आ जाएगा टोटल हीट ट्रांसफर पर यूनिट मास। सो अभी हमने एक मैकेनिज्म देखा जिसके अंदर हमने हीट ट्रांसफर की बाय इसके अंदर हमने एनर्जी ट्रांसफर की बाय हीट। सो सेकंड मेथड जिससे हम जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर या किसी भी सिस्टम से आउटसाइड पे, सो वो हमारे पास जो है वो वर्क है। सो अगर आपका एक क्लोज सिस्टम है, उसमें एनर्जी उसकी इंक्रीज हो रही है, सो अगर वो हीट नहीं है, सो इट मीन्स कि एनर्जी आपकी वर्क के थ्रू ट्रांसफर हो रही है। सो अब वर्क के थ्रू एनर्जी किस तरह ट्रांसफर होती है? हम जो है वो एग्जांपल लेते हैं अगेन एक गैस सिलेंडर की जिसके ऊपर पिस्टन लगा हुआ है, उसको हम मूव कर सकते हैं। अगर हम आउटर साइड पे फोर्स लगा के पिस्टन को कंप्रेस करें, सो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। सो इट मीन्स कि उसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। सो अब ये एनर्जी हमने किस तरह ज़्यादा की? हमने सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म किया। सो इस तरीके से सिस्टम की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपका सिस्टम ऑलरेडी कंप्रेस्ड है, आप उसको अलाउ करें कि वो डिकम्प्रेस हो जाए, वो एक्सपैंड करे, इट मीन्स के सिस्टम ने वर्क परफॉर्म किया आपके एनवायरनमेंट के ऊपर। सो आपकी जो है वो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। सो इस तरीके से आप जो है वो एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं टू द इनर साइड बाय वर्क और टू द आउटर साइड ऑफ द सिस्टम बाय वर्क। सो ये आपके पास सिस्टम है जिसके ऊपर आपने जो है वो 30 किलो जूल जो है वो आपने वर्क परफॉर्म किया। सिस्टम का मास जो है वो 2 kg है, और ये जो आपने वर्क परफॉर्म किया इसको आपने 5 सेकंड के अंदर किया। सो वर्क डन पर यूनिट मास किसके इक्वल आ जाएगा? टोटल वर्क परफॉर्म्ड ओवर जो आपने उसका मास जो है वो टोटल सिस्टम का डिवाइड कर दिया। सो ये हमारे पास आ जाएगा वर्क डन पर यूनिट मास। सो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल w के साथ। सो इस एग्जांपल में देखें, इसका वर्क डन पर यूनिट मास कितना आ जाएगा?
टोटल वर्क विच इज इक्वल टू 30 ओवर टोटल मास कितना है 2, सो आपके पास टोटल वर्क कितना आ जाएगा 15 किलो जाउल पर केजी। सो पावर क्या होती है, जिस तरीके से हमने रेट डिस्कस किया, सबसे पहले हमने डिस्कस किया मास फ्लो रेट, फिर हमने डिस्कस किया वॉल्यूम फ्लो रेट, फिर हमने डिस्कस किया एनर्जी फ्लो रेट एंड हीट ट्रांसफर फ्लो रेट, हीट ट्रांसफर रेट। सो इसी तरीके से आपका वर्क का भी रेट होता है जिसको हम कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम। एक सेकंड के अंदर आपने कितना अमाउंट ऑफ वर्क परफॉर्म किया है, सो इसको हम पावर कहते हैं। ये जो क्वांटिटी है इसको हम पावर कहते हैं और इसको डिनोट करते हैं हम W डॉट के साथ। सो अब इस एग्जांपल में पावर कितनी हुई आपकी 30 डिवाइड बाय 5, सो 6 किलोवाट आपकी जो है वो पावर है इन दिस सिस्टम। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि आपकी हीट सिस्टम के अंदर इन भी हो सकती है, सिस्टम से आउट भी हो सकती है। आप सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म भी कर सकते हैं, सिस्टम आपकी सराउंडिंग के ऊपर वर्क परफॉर्म भी कर सकता है। सो अब सर्टेन साइन इसको हम असाइन करते हैं, जिस तरीके से मैकेनिक्स के अंदर हमने ये देखा था कि आपकी जो टॉर्क है वो उसकी अगर डायरेक्शन क्लॉकवाइज है सो वो पॉजिटिव होगा, अगर काउंटर क्लॉकवाइज में डायरेक्शन है तो वो नेगेटिव होगा। इसी तरीके से थर्मोडायनामिक्स के अंदर अगर आप हीट किसी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं सो ये आपके पास पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से अगर आपका सिस्टम वर्क परफॉर्म कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर सो ये आपके पास वर्क जो है वो पॉजिटिव होगा। नाउ अगर आप सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सिस्टम से हीट जो है वो खींच रहे हैं, आप सिस्टम का हीट मूव कर रही है फ्रॉम इनर साइड टू आउटर साइड, सो ये नेगेटिव होगी। इसी तरीके से अगर आप सिस्टम के ऊपर वर्क परफॉर्म कर रहे हैं सो ये नेगेटिव होगा। सो ये साइन कन्वेंशन जो है वो आपकी न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज होगी। सो अभी तक जो हमने डिस्कशन की इसके अंदर हम 4 पॉइंट्स जो है वो आपकी डिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले बोथ आर रिकॉग्नाइज्ड एट द बाउंड्रीज ऑफ अ सिस्टम, हीट और वर्क, ये दोनों आपकी जो है वो ट्रांसफर, हीट एंड वर्क आर एनर्जी ट्रांसफर मैकेनिज्म बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सो हीट और वर्क दोनों एक मैकेनिज्म है जिससे हम एनर्जी ट्रांसफर करते हैं आपके सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान। So, अब इन दोनों के दरमियान सिमिलैरिटीज क्या है, दोनों जो है वो सिस्टम की बाउंड्री के साथ जो है वो रिकॉग्नाइज्ड है। दोनों उस वक्त एग्जिस्ट करेंगे जब ये बाउंड्री क्रॉस करेंगे, अगर ये बाउंड्री क्रॉस नहीं करते सो इनकी एग्जिस्टेंस नहीं होगी। सो इट मीन्स कि अगर कोई चीज आपकी ट्रांसफर होती है सो उस वक्त उसको हम कहते हैं हीट। फॉर एग्जांपल एनर्जी ने ट्रांसफर किया सो ये हीट हो गई, एनर्जी ने ट्रांसफर किया सो ये वर्क हो गया। अगर कोई चीज ट्रांसफर नहीं हो रही सो कोई हीट या वर्क एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो इट मीन्स के सिस्टम के पास एनर्जी है बट हीट या वर्क नहीं है। वो हीट या वर्क कब होगा, जब उसको हम ट्रांसफर करेंगे। बोथ आर एसोसिएटेड विद अ प्रोसेस नॉट अ स्टेट। अनलाइक प्रॉपर्टीज हीट और वर्क हैज नो मीनिंग एट अ स्टेट। सो सिस्टम एक पॉइंट के ऊपर हम ये तो कह सकते हैं कि सिस्टम के पास इतनी एनर्जी है। सो स्टेट क्या होती है, सिस्टम की कंडीशन एट सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। किसी भी एक टाइम के ऊपर सिस्टम की क्या कंडीशन है उसको हम कहते हैं स्टेट। सो एक स्टेट के ऊपर हम ये तो कह सकते हैं कि सिस्टम के पास इतनी जो है वो एनर्जी है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि इतनी हीट है या इतना वर्क है। सो इसी तरीके से ये प्रोसेस फंक्शन है, ये आपके पास जो है वो पाथ फंक्शन जो पॉइंट फंक्शन जो है वो नहीं है। बोथ आर पार्ट फंक्शंस, both are path functions. Their magnitude depend on the path followed during a process as well as end states. So एक आपके पास जो है वो path function होता है, एक आपके पास point function होता है। path function क्या है और point function क्या है, सबसे पहले हम path function को देखते हैं। आप वॉल्यूम की एग्जांपल लें, किसी भी सिस्टम का एक सर्टेन वॉल्यूम होता है, उसका वॉल्यूम जब आप डिक्रीज करते हैं सो आपको अगर चेंज इन वॉल्यूम फाइंड करना है सो आप सिंपली वॉल्यूम एट पॉइंट 2 माइनस वॉल्यूम एट पॉइंट 1 उसको आप माइनस कर देंगे
सो ये आपके पास जो है वो चेंज इन वॉल्यूम आ जाएगा। सो इट मींस कि आपने 0.1 और 0.2 दोनों का डिफरेंस लिया, सो आपके पास इसकी चेंज आ गई प्रॉपर्टी की। सो ये जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं पॉइंट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन क्या है? आपने एक क्वांटिटी को चेंज किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट। फॉर इस तरह आप यहां पे देखें, या आपके पास ग्राफ है प्रेशर का और वॉल्यूम का किसी भी सिस्टम का। तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम चेंज किया, वॉल्यूम 1 के ऊपर जो है वो लेट्स सपोज 3 था, 2 के ऊपर भी 3 है। सो आपने क्या किया, यहां पे प्रेशर जो है वो वॉल्यूम 2 था, यहां पे 5 हो गया। सो अब पॉइंट 1 से 2 की तरफ आपने मूव किया है दो पाथ के थ्रू, या आपके पास प्रोसेस ए है, प्रोसेस बी है। दोनों के अंदर चेंज इन वॉल्यूम सेम होगा क्योंकि आपके पास 3 है, दोनों के 3 है, लेकिन एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। अगर आप प्रोसेस ए के थ्रू मूव करते हैं फ्रॉम 1 to 2, एनर्जी आपकी 8 किलो जूल लगती है। अगर आप प्रोसेस 2 बी के थ्रू मूव करते हैं फ्रॉम पॉइंट 1 to 2, आपके पास एनर्जी 12 लगती है। सो इस तरीके से जो आपकी एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है पाथ के ऊपर। इसको हम कहते हैं पाथ फंक्शन। सो इसमें एनर्जी को आप डिफरेंस जो है वो नहीं ले सकते, आपको देखना होता है कि आप किस पाथ के थ्रू एक स्टेट से दूसरी स्टेट के ऊपर गए हैं। सो ये हमारे पास जो है वो पाथ फंक्शन आ जाएंगे। सो नाउ वी हैव द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वेरी ओल्ड, वेरी, आपने जो है वो इसका काफी जो है वो पुराना, आप इससे फेमिलियर हैं, आप जो है वो एफएससी लेवल से आपने इसको देखा हुआ है। सो वेरी सिंपल, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ प्रोसेस, बट इट कैन ओनली चेंज फॉर्म। एनर्जी को आप क्रिएट नहीं कर सकते, ना आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते। जस्ट क्या है, एनर्जी शेप चेंज करती है। आपने एक मोटरसाइकिल के अंदर पेट्रोल डाला, उससे आपने प्रोसेस किया, आपके पास मोशन आ गई। आपने एक मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, आपके पास क्या है, मोशन आ गई। आपने फ्रिज को क्या किया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, आपके पास कूलिंग आ गई। सो आप क्या कर रहे हैं, एक प्रोसेस के थ्रू एनर्जी की फॉर्म चेंज कर रहे हैं, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहती। ये 3 एग्जांपल हैं आपके पास। एक स्टोन है, हाइट पे गिराते हैं, एनर्जी काइनेटिक की फॉर्म में डिक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है। मैं उल्टा बोल गया। टॉप के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक 0। इसको आपने नीचे फॉल करवाया, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज की, काइनेटिक इंक्रीज कर गई। ये पोटैटो है, इसको आपने बॉईल किया। सो जितनी हीट आपने दी, पोटैटो की एनर्जी उतनी इंक्रीज हो गई। एक आपके पास जो है वो सिस्टम है, इसमें जितनी एनर्जी आपने इसके अंदर एंटर की, और अगर उससे कम आउट हो रही है, इट मींस कि सिस्टम की एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। सो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर ऑल एडियाबैटिक प्रोसेस बिटवीन टू स्पेसिफाइड स्टेट ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम, द नेट वर्क डन इज सेम regardless of the nature of the control closed system and the detail of the process. So आपको जो नेट वर्क है वो आपका सेम होगा, इसकी बजाय कि सिस्टम की नेचर क्या है, क्लोज सिस्टम की नेचर क्या है, या डिटेल ऑफ प्रोसेस क्या है। अब एनर्जी बैलेंस क्या है, द नेट चेंज इन द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द टोटल एनर्जी एंटरिंग एंड टोटल एनर्जी लीविंग द सिस्टम। सो सिस्टम में कुछ एनर्जी एंटर हो रही है, कुछ एनर्जी लीव कर रही है। सो सिस्टम की एनर्जी में चेंज कितना होगा, एनर्जी जो कि एंटर हो रही है माइनस एनर्जी जो कि आउट कर रही है। सो ये आपके पास जो है वो सिलेंडर है। सो अब यहाँ पे आपने जो इसके अंदर एंटर एनर्जी हो रही है वो 10 है, आउट नहीं हो रही। So, इसकी जो चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, 10 - 0 विच इज 10 किलो जूल। एक आपके पास जो है वो सिस्टम है जिसमें एक आपने जो है वो एक फैन लगाया हुआ है, उस फैन को आप रोटेट कर रहे हैं। सो सिस्टम में जो एनर्जी एंटर हो रही है वो 8 किलो जूल है, आउट नहीं हो रही। सो चेंज इन एनर्जी कितनी होगी, 8 किलो जूल। सो एनर्जी चेंज क्या है, आपकी एनर्जी एट फाइनल स्टेज to the energy at the initial state.
सो चेंज इन एनर्जी में क्या आएगा, हमने देखा कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ एनर्जीज है, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी में चेंज की क्या आएगी, mass into U2 minus U1 which is the internal energy per unit mass। so अगर आप यहाँ पास कैपिटल U होता so mass नहीं होना था, so स्मॉल u क्या होता है आपके पास कैपिटल U ओवर m, so वो mass जो बॉटम में है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो कैपिटल U आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है, हाफ mv स्क्वायर, v at point 2 minus v at point 1। पोटेंशियल एनर्जी mass into gravity into height 2 minus height 1। अब अगर एक सिस्टम आपका स्टेशनरी है सो इट मीन्स कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है, उसकी हाइट 1 और 2 दोनों के ऊपर सेम है, वेलोसिटी भी सेम है वो भी 0 है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज 0 आएगा। सो जो नेट चेंज आएगा वो जस्ट उसके इंटरनल एनर्जी के अंदर आएगा। सो अभी तक जो हमने देख लिया कि हमने एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं हीट के साथ, वर्क के साथ, या उसके अंदर हम मैस फ्लो कर सकते हैं। सो आपके पास जो चेंज इन एनर्जी आएगी वो किसके इक्वल होगी, सबसे पहले हीट इन माइनस हीट आउट प्लस वर्क इन माइनस वर्क आउट प्लस मैस की फॉर्म में जो एनर्जी उसके अंदर एंटर हो रही है वो इन माइनस आउट। सो आपके पास एक कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल वॉल्यूम है, मैस भी इन हो रहा है मैस आउट हो रहा है, हीट इन हो रही है हीट आउट हो रही है, वर्क इन हो रहा है और आउट हो रहा है। सो जब आप तीनों का डिफरेंस लेंगे सो ये आपके पास नेट चेंज इन द एनर्जी ऑफ द सिस्टम आ जाएगा। सो एनर्जी बैलेंस इक्वेशन किसके इक्वल आएगी, चेंज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी जो कि इन हो रही है माइनस एनर्जी जो कि आउट हो रही है, रेट की फॉर्म में, रेट ऑफ एनर्जी इन माइनस रेट ऑफ एनर्जी आउट इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। सो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, रेट ऑफ हीट इंटू टाइम, वर्क टोटल कितना है, रेट ऑफ वर्क इंटू टाइम। सो टोटल चेंज इन एनर्जी कितनी हुई है, रेट ऑफ चेंज इन एनर्जी माइनस मल्टीप्लाई बाय टाइम। सो नाउ वी हैव द मैकेनिज्म जो कि हमने देखा रेट की फॉर्म में। सो इसमें अगर हम यहां पे देखें सो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले एनर्जी बैलेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड पर यूनिट मैस। अब पहले हमने ये देखा कि आपके पास यहां पे टोटल की फॉर्म में था। सो अभी हम देखते हैं आपकी पर यूनिट मैस की फॉर्म में। सो सिंपली आप उसको मैस से डिवाइड कर दें, सो तीनों जो टर्म्स हैं वो स्मॉल की फॉर्म में आ जाएंगी। सो इसी तरीके से एनर्जी बैलेंस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द डिफरेंशियल फॉर्म। सो अगर आप जो है उसको डिफरेंशियल फॉर्म से डिनोट करना चाह रहे हैं तो सिंपली आपके पास जो है वो दोनों में डिफरेंशियल आ जाएगा। अच्छा, साइकिल क्या होता है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगर आपकी स्टेट चेंज होती है इसको हम कहते हैं प्रोसेस। लेकिन अगर आपकी स्टेट चेंज होती है फ्रॉम वन पॉइंट, सो वो किसी भी प्रोसेस के थ्रू होती होती दोबारा वन पॉइंट पे आ जाती है, सो इसको हम कहते हैं साइकिल। सो साइकिल के अंदर जो सिस्टम की एनर्जी है वो चेंज उसमें जीरो होता है। इट मीन्स कि आपका जो जितना इनपुट होता है वो इक्वल होता है आउटपुट के, और इसी तरीके से जो उसका रेट होता है इनपुट का वो इक्वल होता है आपके आउटपुट रेट के ऊपर। सो अभी तक हमने क्या किया, हमने डिस्कस किया कि एनर्जी जो है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम वन फॉर्म टू दी अदर फॉर्म। सो अब इस कन्वर्जन की सर्टेन एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी क्या होती है, बेसिकली आपकी डिजायर्ड आउटपुट ओवर रिक्वायर्ड आउटपुट। सो ये एक आपके पास क्या है जी, ये एक आपके पास एफिशिएंसी आ जाएगी। अब एग्जांपल लेते हैं, ये एक आपके पास केटल है, इसको हमने 5 किलोवाट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी। अब इसमें से 3 किलोवाट जो है वो आपकी हीट इसमें जो कन्वर्ट हुई वो यूटिलाइज होगी आपकी टी को गर्म करने में, 2 किलोवाट आपकी वेस्ट हो गई। सो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी, 3 डिवाइड बाय 5। सो जनरेटर एफिशिएंसी वो क्या होगी, 3 टाइप्स ऑफ एफिशिएंसीज को आप मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपकी इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो आउटपुट
के ऊपर आपके पास आ रही है। सो सबसे पहले आपने उसके अंदर फ्यूल डाला, फ्यूल ने क्या किया, उससे कंबस्शन हुई जिससे आपका जो है वो इंजन चला। सो एक आपके पास ये एफिशिएंसी हो गई कंबस्टन। सेकंड, कंबस्टन से आपके पास मैकेनिकल पावर जनरेट हुई, वो आपके पास थर्मल आ गई। सेकंड लास्ट पे आपने उससे जनरेटर चलाया मोशन से, तो आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। सो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होगी, एफिशिएंसी कंबस्टन पॉइंट पे, एफिशिएंसी थर्मल पॉइंट पे, एफिशिएंसी जो है वो जनरेटिव पॉइंट पे। सो ये किसके को आ जाएगी आपके पास, टोटल वर्क ओवर जो आपके पास जो है वो नेट फ्लो रेट आपके पास आ जाएगा इनटू HHV। सो अब आपके पास जो है वो मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ डिवाइस क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी जो कि आउटपुट उसको हम दे रहे हैं ओवर मैकेनिकल एनर्जी जो कि इनपुट के ऊपर है। सो एक आपके पास ये एफिशिएंसी आ गई। पंप की एफिशिएंसी क्या है, पंप को हम मैकेनिकल पावर दे रहे हैं और वो क्या कर रहा है, फ्लूइड को पंप कर रहा है। सो फ्लूइड की पावर कितनी इंक्रीज हो रही है, वो डिवाइड बाय मैकेनिकल एनर्जी, या पंप की जो है वो एफिशिएंसी आ गई। लास्ट वी हैव द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ अ मोटर पंप। आप एक मोटर के थ्रू एक पंप को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। सो आप दोनों की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, सो आप पास टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी। सो ये आपको एग्जांपल दी हुई है फैन की, जो है वो आपके पास क्या होता है, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ फ्लूइड ओवर आपके पास जो जितना आपने वर्क ट्रांसफर किया शाफ्ट के ऊपर, सो टोटल आपके पास जो है 0.5 × 12 ओवर 50, सो 0.72 आ जाएगी। आपके पास टरबाइन और जनरेटर है, सो आप दोनों की एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो है वो टरबाइन गैस एफिशिएंसी जो है वो टोटल आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।